डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन के समय आप सब ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस समय मैं आपके लिए हिंदी विषय की सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही हूँ। मैंने एक वीडियो अंक विभाजन पर अपलोड की थी। एक न्यू मार्किंग स्कीम के अनुसार सैंपल पेपर बनाया था। आशा है आपने देखा होगा। आज आपके लिए सभी पाठों से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। इन प्रश्नों से आपको परीक्षा की तैयारी में सहायता मिलेगी। कृपया मेरी वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके साथ जुड़ी रहूं और जो भी सामग्री लेकर आऊं आप उसका लाभ उठा सकें। बड़े भाई साहब, प्रश्न नंबर 1, लेखक का दिल पढ़ाई में क्यों नहीं लगता था? प्रश्न नंबर 2, लेखक कब भयभीत हो जाता था? प्रश्न नंबर 3, अंग्रेजी के विषय में बड़े भाई साहब के क्या विचार थे? प्रश्न नंबर 4, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे? प्रश्न नंबर 5, बड़े भाई ने लेखक को किस किस चीज़ का डर दिखलाया? प्रश्न नंबर 6, लेखक घर वापस जाने की बात क्यों सोचने लगता था? प्रश्न नंबर 7, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और किस कक्षा में पढ़ते थे? प्रश्न नंबर 8, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? प्रश्न नंबर 9, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? प्रश्न नंबर 10, कथानायक ने बड़े भाई के बार बार फेल होने के पीछे किस सोच को बताया है? प्रश्न नंबर 11, लेखक ने कटी पतंग की तुलना किससे की है और क्यों? प्रश्न नंबर 12, छोटे भाई को सही राह पर लाने के लिए बड़े भाई साहब की कौन सी युक्ति कामयाब हुई? आइए अब 4 नंबर के प्रश्न देखें। बड़े भाई साहब पाठ में क्या विचार व्यक्त किए गए हैं? बड़ों और छोटों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न नंबर 2, कक्षा में प्रथम आने पर छोटे भाई के स्वभाव में क्या परिवर्तन आ गया था? प्रश्न नंबर 3, छोटे भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने पाठ में हमारी शिक्षण प्रणाली की किस कमी की ओर संकेत किया है? प्रश्न नंबर 5, बड़े भाई साहब का बचपन क्यों तिरोहित हो गया? प्रश्न नंबर 6, बड़े भाई साहब ने ऐसा क्या सोचा कि अहंकार मनुष्य का विनाश करता है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 7, बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 8, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? प्रश्न नंबर 9, जीवन की समझ व्यवहारिक अनुभव से आती है। बड़े भाई साहब के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? उदाहरण सहित बताइए। प्रश्न नंबर 10, बड़े भाई साहब कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? ततारा वामीरो कथा। प्रश्न नंबर 1, वामीरो कौन थी? वामीरो ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? प्रश्न नंबर 2, निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? प्रश्न नंबर 3, ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? प्रश्न नंबर 4, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? प्रश्न नंबर 5, ततारा को किसने और क्यों अपमानित किया? प्रश्न नंबर 6, प्रेम रूढ़ियों का बंधन नहीं मानता, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 7, ततारा और वामीरो के गांव की क्या रीति थी? प्रश्न नंबर 8, क्रोध में ततारा ने क्या किया? प्रश्न नंबर 9, ततारा से मिलने के बाद वामीरो परेशान क्यों हो गई? प्रश्न नंबर 10, ततारा का व्यक्तित्व स्पष्ट करें।
प्रश्न नंबर 11, समुद्र तट के सायंकालीन वातावरण का वर्णन पाठ के आधार पर कीजिए। प्रश्न नंबर 12, पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन किस प्रकार किया जाता है? प्रश्न नंबर 13, वामीरो की क्या माँ क्या सुनकर क्रोधित हो उठी? प्रश्न नंबर 14, ततारा ने अपनी विलक्षण तलवार से धरती क्यों पाट डाली? प्रश्न नंबर 15, ततारा और वामीरो की मृत्यु कैसे हुई? अब हम 4 नंबर के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, ततारा वामीरो कथा का मूल उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 2, कहानी के आधार पर पूर्वजों द्वारा स्थापित मूल्यों एवं परंपराओं के औचित्य पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 3, पाठ के आधार पर वामीरो का चरित्र चित्रण लिखिए। प्रश्न नंबर 4, पाठ के आधार पर ततारा का चरित्र चित्रण लिखिए। प्रश्न नंबर 5, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? प्रश्न नंबर 6, ततारा वामीरो कथा के आधार पर बताइए कि प्राचीन काल में मनोरंजन के लिए किस प्रकार का आयोजन किया जाता था। प्रश्न नंबर 7, ततारा ने स्वयं को अपमानित क्यों महसूस किया? प्रश्न नंबर 8, वामीरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। आइए 2 नंबर के प्रश्न देखें। शेख अय्याज के पिता भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर लिखिए। प्रश्न नंबर 2, लेखक की माँ ने रोजा क्यों रखा? पाठ के आधार पर बताइए। प्रश्न नंबर 3, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों जानते हैं? प्रश्न नंबर 4, सुलेमान के लिए चींटियों ने दुआ क्यों की? प्रश्न नंबर 5, नूह दुखी होकर मुद्दत तक क्यों रोते रहे? पाठ के आधार पर लिखिए। प्रश्न नंबर 6, मानव जाति ने अपनी बुद्धि से किस प्रकार की दीवारें खड़ी की हैं? प्रश्न नंबर 7, समुद्र को पीछे ढकेलने में बिल्डरों का क्या उद्देश्य था? प्रश्न नंबर 8, समुद्र ने अपना क्रोध किस रूप में व्यक्त किया? प्रश्न नंबर 9, लेखक की माँ लेखक को क्या उपदेश देती थी? प्रश्न नंबर 10, समुद्र के किनारे मानव बस्ती बनने का क्या दुष्परिणाम हुआ? प्रश्न नंबर 11, कबूतरों की वजह से लेखक को क्या परेशानी होने लगी? प्रश्न नंबर 12, नूह कौन थे? उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? प्रश्न नंबर 12, प्रकृति में कैसा असंतुलन आ गया है? पाठ के आधार पर बताइए। प्रश्न नंबर 14, संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 15, सुलेमान ने भयभीत चींटियों को कैसे सांत्वना दी? प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। आशय स्पष्ट कीजिए। समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? प्रकृति को प्रायः सहनशील माना जाता है। लेखक ने यह क्यों लिखा है कि नेचर की सहनशीलता की एक सीमा होती है? जीव जगत के बारे में लेखक की माँ के क्या विचार थे? लेखक ने ग्वालियर से बम्बई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? लेखक की माँ सूर्यास्त के समय क्या करने के लिए मना करती थी? पाठ के शीर्षक की सार्थकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। पाठ कारतूस। पहले हम 2 नंबर के प्रश्न देखते हैं।
वजीर अली के जन्म लेने को सादत अली ने अपनी मौत क्यों समझा? सवार के चले जाने के बाद कर्नल सन्नाटे में खड़ा रह गया। क्यों? स्पष्ट कीजिए। वजीर अली कौन है? कर्नल उसे क्यों पकड़ना चाहता है? वजीर अली जंगलों में भटक रहा है, इसके पीछे कर्नल कॉलेज की क्या योजना दिखाई देती है? सादत अली को अवध के तख्त पर बैठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? वजीर अली को पकड़ने के लिए कर्नल ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने भारतीयों की किस भूल का लाभ उठाकर भारत में शासन किया? वजीर अली एक जांबाज सिपाही था, कैसे? पाठ के आधार पर लिखिए। वजीर अली ने अफ़गानिस्तान के बादशाह को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए क्यों बुलाया? वजीर अली की आज़ादी को खतरनाक क्यों कहा गया है? वजीर अली की बहादुरी का प्रमाण दीजिए। वजीर अली को आजमगढ़ क्यों भागना पड़ा? सादत अली वजीर अली का दुश्मन क्यों बन गया था? वजीर अली ने कर्नल को कैसे मात दी? वजीर अली किस बात पर कर्नल से नाराज हो गया था? आइए अब 4 नंबर के प्रश्न देखें। वजीर अली ने अंग्रेज़ों की गुलामी क्यों नहीं स्वीकार की? पाठ के आधार पर उनकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कर्नल और वजीर अली की मुलाकात का कर्नल पर कैसा प्रभाव पड़ा होगा? आप अपनी सोच से विचार व्यक्त कीजिए। किस घटना से सिद्ध होता है कि वजीर अली एक जांबाज सिपाही था? गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? कारतूस पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि जांबाज वजीर अली के जीवन का लक्ष्य अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर करना था। अंग्रेज़ों ने भारत की आपसी फूट का लाभ किस प्रकार उठाया? स्पष्ट कीजिए। पर्वत प्रदेश में पावस। 2 नंबर के प्रश्न। कविता के आधार पर वर्षाकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। कवि ने उच्च आकांक्षा पर क्या व्यंग्य किया है? बादलों के उठने तथा वर्षा होने का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। इंद्रजाल किसे और क्यों कहा गया है? कवि ने तालाब की तुलना दर्पण से क्यों की है? बादलों से पर्वतों के छिप जाने पर कवि ने क्या कल्पना की है? कविता के आधार पर लिखिए। कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य चित्रण के लिए पर्वत प्रदेश को ही क्यों चुना? पर्वत जल में क्या देखते हैं? कविता के आधार पर लिखिए। पल पल परिवर्तित प्राकृतिक वेश। यहाँ प्राकृतिक वेश के माध्यम से कवि किस और संकेत कर रहा है? झाग भरे झरने मोती की लड़ियों से क्यों लगते हैं? कविता के आधार पर लिखिए। पावस ऋतु में प्रकृति किस प्रकार अपने विभिन्न रंगों की छटा बिखेरती है? कवि ने पर्वत के नेत्रों को सुमन क्यों कहा है? कविता में झरने किसका गौरवगान कर रहे हैं? कवि ने पर्वत को मेघलाकार क्यों कहा है? 4 नंबर के प्रश्न। पहाड़ों पर खड़े वृक्षों की क्या स्थिति है? कविता के आधार पर उनकी मनोदशा का वर्णन कीजिए। पावस ऋतु में पर्वतों का सौंदर्य किस प्रकार दृष्टिगोचर हो रहा था? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कविता को आधार बनाकर किसी पर्वतीय स्थान की वर्षा ऋतु का आंखों देखा वर्णन कीजिए। कवि ने झरनों के किन किन रूपों का वर्णन किया है? अपने शब्दों में लिखिए। कवि द्वारा उच्च आकांक्षा मनोभाव का किस प्रकार
मानवीयकरण किया गया है? बताइए। कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा गीत के माध्यम से देशवासियों को दी गई प्रेरणा को व्यक्त कीजिए। कर चले हम फिदा गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? वतन पर बलिदान होता हुआ सैनिक अपने विषय में क्या बात कर रहा है? सैनिकों को किन किन स्थितियों का सामना करना पड़ता है? कवि किस राह को वीरान न होने देने की बात कहता है और क्यों? अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। कवि के अनुसार जवानी की सार्थकता क्या है? कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही गई है? सैनिक को बलिदान के समय भी गम क्यों नहीं है? कविता में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। कर चले हम फिदा कविता में कवि किस जश्न के बारे में बताता है? कर चले हम फिदा कविता के द्वारा कवि हमें क्या संदेश देता है? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। सैनिक के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। कर चले हम फिदा कविता में कवि ने देशवासियों से क्या अपेक्षाएं रखी हैं? क्या वर्तमान में हम उन अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। मनुष्यता 2 नंबर वाले प्रश्न। मनुष्यता कविता में कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा गया है और क्यों? मनुष्यता मात्र बंधु है। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? कवि मैथिली शरण गुप्त ने सहानुभूति को महाविभूति क्यों कहा है? कवि ने गर्व रहित जीवन बिताने हेतु क्या तर्क दिए हैं? मनुष्यता कविता में कवि ने उदार व्यक्ति की व्याख्या किस प्रकार की है? मनुष्यता कविता में कवि ने किन किन महापुरुषों के माध्यम से संदेश दिया है? मनुष्यता कविता में जीवन को सार्थक बनाने के लिए किस बात पर जोर दिया गया है? मनुष्यता कविता में कवि ने जीवन को सार्थक बनाने के लिए क्या सीख दी है? मनुष्यता कविता के विरुद्धवाद के विषय में क्या विचार हैं? स्पष्ट कीजिए। कवि ने सबसे बड़ी पूंजी किसे बताया है? कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर क्या संदेश दिया है? कवि ने किसे भाग्यहीन कहा है? कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? परोपकारी व्यक्ति सर्वस्व बलिदान क्यों कर देता है? 4 नंबर वाले प्रश्न। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? मनुष्य में वसुधैव कुटुंबकम की भावना होना क्यों आवश्यक है? स्पष्ट कीजिए। कविता के आधार पर मनुष्यता की परिभाषा लिखिए। कवि ने किन किन उदाहरणों से परोपकार का संदेश दिया है? व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? इस कविता के आधार पर लिखिए। कवि ने पशु प्रवृत्ति किसे कहा है? अखंड आत्मभाव से कवि का क्या तात्पर्य है? पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? किसका जीवन मरण वृथा है? कविता की वर्तमान में क्या उपयोगिता है? सतर्क उत्तर दीजिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या समझाना चाहता है? मीरा 2 नंबर वाले प्रश्न। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपा लेती हैं? द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कृष्ण ने क्या किया? मीरा के पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मीरा वृंदावन की कुंज गलियों में क्या करना चाहती है? मीरा ने अपने हृदय की अधीरता को
किस प्रकार कैसे प्रकट किया। मीरा ऊंचे महलों के बीच में खिड़कियों की तुलना क्यों करती है। कल्पना। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, सो उदाहरण सिद्ध कीजिए। मीरा की भक्ति में प्रेम भाव है, सिद्ध कीजिए। मीरा ने अपने पदों में प्रभु को क्या क्या नाम दिए। कविता के आधार पर बताइए कि कृष्ण की चाकरी करने से मीरा को क्या लाभ होगा। मीरा ने श्री कृष्ण से अपनी सहायता करने का आग्रह क्यों किया है। मीरा ने अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए हरि को कौन कौन से उदाहरण दिए हैं। श्री कृष्ण की चाकरी करने से मीराबाई की कौन सी 3 बातें पूरी होंगी। मीरा स्वयं को कृष्ण की क्या मानती है और कृष्ण से क्या चाहती है। मीरा ने किस उद्देश्य से कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया है। 4 नंबर वाले प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि मीराबाई के मन में अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति भाव निहित था। मीराबाई ने हरि से स्वयं का कष्ट दूर करने की जो विनती की है, उसके लिए उन्होंने किस तरह से तर्क दिया है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। भाव भक्ति को जागीर क्यों कहा गया है, उसके लिए क्या आवश्यक है। श्री कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम का जो स्वरूप उनके पदों में उभरता है, उसे अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। मीरा के पदों में वर्णित श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। मीरा के काव्य में निहित भक्ति की विशेषताएं बताइए। मीरा श्री कृष्ण के दर्शन कहाँ और कैसे करना चाहती है। टोपी शुक्ला। इफ़न की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगने लगा। टोपी ने मुन्नी बाबू का पुराना कोट लेने से इनकार क्यों कर दिया। इस पर घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई। इफ़न की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी। टोपी ने इफ़न से दादी बदलने की बात क्यों की। एक ही कक्षा में 2 बार बैठने से टोपी को किन भावात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। टोपी शुक्ला की कहानी से उभरने वाले किन्हीं 2 महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों की 100 उदाहरण समीक्षा कीजिए। मित्रता और आत्मीयता जाति व भाषा के बंधनों से परे होते हैं। पाठ के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। टोपी को किस किस ने प्रताड़ित किया, उसका टोपी पर क्या प्रभाव पड़ा, पाठ के आधार पर लिखिए। समय के साथ इफ़न के परिवार की परंपराओं में क्या बदलाव आया। इफ़न की दादी को मरते समय क्या याद आया। इससे मानव स्वभाव की किस सच्चाई का पता चलता है। टोपी शुक्ला पाठ के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है। अम्मी शब्द के प्रयोग पर टोपी के घर वालों की जो प्रतिक्रिया हुई, उसे पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इफ़न की दादी जमींदार की बेटी थी। अपने ससुराल के वातावरण में स्वयं को ढालने में उन्हें किन असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इफ़न को अपने परिवार से भरपूर प्यार मिलता था। इस कथन की समीक्षा कीजिए। बीवी कौन थी, वह मरकर भी करबला या नज़क क्यों नहीं जाना चाहती थी। इफ़न और टोपी शुक्ला की दोस्ती आज के समाज के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अपने विचार लिखिए। पाठ के आधार पर इफ़न की दादी के चरित्र का विश्लेषण अपनी दृष्टि से कीजिए। जीवन मूल्यों के आधार पर इफ़न और टोपी शुक्ला के संबंधों की समीक्षा कीजिए। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। फेल होने पर मास्टरों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। ठाकुर हरिनाम सिंह के लड़के ने टोपी के साथ कैसा व्यवहार किया। ऐसे कौन से कारण थे जिसमें लेखक और उसके साथियों को स्कूल जाना अच्छा लगने लगा।
पाठ के आधार पर लिखिए। हेडमास्टर साहब ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? छात्र गर्मी की छुट्टियों के गृह कार्य के विषय में क्या विचार रखते थे? कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के आधार पर उदाहरण सहित लिखिए। पीटी साहब की शाबाशी फौज के तमगों सी क्यों लगती थी? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मास्टर प्रीतम चंद के चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डालिए। हेडमास्टर साहब की चारित्रिक विशेषताएं किस तरह तथा क्यों आपको प्रभावित करती हैं? पाठ के आधार पर बताइए। पाठ के आधार पर बताइए कि पढ़ाई के साथ खेल क्यों अनिवार्य होना चाहिए। नई श्रेणी में जाने पर भी लेखक का मन क्यों उदास होता था? लेखक ने शिक्षा में बच्चों के ज़्यादा रुचि न लेने का कारण उनके माता पिता को क्यों माना है? ओमा कौन था? बच्चे उसे अपना नेता क्यों मानते थे? लेखक को स्कूल का जीवन क्यों नहीं भाता था? बच्चों को किस प्रकार स्कूल की ओर आकृष्ट किया जा सकता है? पाठ के आधार पर बताइए। विद्यालय में मिलने वाले भय और दंड के बारे में आपकी क्या राय है? बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मोहक लगती है। पाठ के आधार पर इस वाक्य की महत्ता प्रमाणित कीजिए। बच्चों के अंदर अनुशासन सहित अन्य जीवन मूल्यों को उतारने में पाठ में वर्णित कठोर दंड वाली विधि अधिक उपयुक्त है या वर्तमान समय की मनोवैज्ञानिक विधियां, और क्यों? स्पष्ट कीजिए। आजकल स्कूली शिक्षा प्रणाली में पहले की अपेक्षा क्या परिवर्तन आए हैं? यह प्रणाली बच्चों के चरित्र निर्माण में कहाँ तक सहायक है? स्पष्ट कीजिए। लेखक ने बच्चों के मनोविज्ञान को कब समझा? स्कूल से बचने के लिए बच्चों ने कौन सा नया तरीका निकाला? हेडमास्टर तथा प्रीतम चंद में क्या अंतर था? समझा कर लिखिए। बच्चों को मारने पीटने वाले अध्यापकों के प्रति हेडमास्टर शर्मा जी की क्या धारणा थी? जीवन मूल्यों के संदर्भ में उसके औचित्य पर अपने विचार लिखिए। संचयन। हरिहर काका। समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है? हरिहर काका कहानी में रिश्तों का कौन सा स्वरूप उभर कर सामने आया है? महंत जी ने हरिहर काका को धर्म का क्या रहस्य समझाया? आप उसके पीछे महंत जी की क्या भावना देखते हैं? यदि आपके पास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उनकी मदद किस प्रकार करेंगे? बंधन मुक्त होने पर हरिहर काका ने पुलिस वालों को अपने भाइयों के बारे में क्या बताया? गहरी दोस्ती के लिए समान उम्र का होना उतना आवश्यक नहीं होता जितना अधिक विचारों की समानता जरूरी होती है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ठाकुर बारी सदृश संस्थाओं का ग्रामीण समाज के प्रति कर्तव्य तथा भूमिकाओं के महत्व पर प्रकाश डालिए। हरिहर काका कहानी से उभरने वाले सकारात्मक जीवन मूल्य का उल्लेख कीजिए। पुजारी द्वारा हरिहर काका के घर की बातें सुनकर ठाकुर बाड़ी के महंत के कान खड़े हो जाने को आप किस प्रवृत्ति का द्योतक मानते हैं? आपकी समझ में हरिहर काका के भाइयों को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए था? अकेले होने के कारण हरिहर काका को किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा? हरिहर काका पाठ में जिस यथार्थ को उजागर किया गया है उससे आपको क्या सीख मिलती है? पाठ के आधार पर लिखिए कि स्वार्थ लिप्सा के कारण आजकल पारिवारिक संबंध कैसे बनते बिगड़ते हैं। हरिहर काका के प्रति लेखक की आसक्ति के क्या कारण थे?
महंत जी हरिहर काका को एकांत कमरे में बैठकर क्या समझा रहे थे। हरिहर काका कहानी समाज के किन पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित करती है। ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं, उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हरिहर काका कहानी में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। ठाकुर बारी के प्रति लोगों की श्रद्धा और मान्यता कैसे प्रकट होती है। परिवार जिन मूल्यों को सिखाता है, धार्मिक स्थल उन्हें विस्तार देता है। क्या हरिहर काका पाठ में दोनों संस्थाएं अपना उद्देश्य पूर्ण कर पाई? तर्क सहित उत्तर दीजिए। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप आगे भी मुझसे मिलते रहें।